वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्य चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। प्यारे साथियों, कल लगभग यही वक्त था, आगे पीछे हो सकता है, जब हम इसी मंच पर इस समारोह के मंगलाचरण के साक्षी थे। और कल जो सबसे महत्वपूर्ण संवाद कुमार विश्वास ने हमसे किया था, लगभग आज के विषय की एक पीठिका ही उन्होंने तैयार कर दी थी। आपके इस पूरे पेशे में संवाद का क्या कौशल होता है, शब्द की क्या महत्ता होती है, और आवाज़ किस तरह से कान से आपके अंतःकरण में पहुंचकर एक अलग असर पैदा करती है, जीवन को देखने की दृष्टि देती है। मुझे लगता है कि इन आधारभूत चीज़ों को कल रेखांकित किया गया, लेकिन एक नए प्रकाश में इन विषयों को समझने की भी मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। और इस पेशे में जब आप आ रहे हैं, पत्रकारिता, हम लोग तो पत्रकारिता में शब्द की संस्कृति के साथ जुड़कर काम करते रहे, लेकिन इसके साथ अब बदलते दौर में जो नए माध्यमों का सृजन हुआ है, उसमें आप सब जानते हैं कि अभी गरिमा भी आई, उसके पहले सोनल ने भी अपनी आकर बात कही थी। तो ये जो आवाज़ों का जो नया कारवां शुरू हुआ है नए माध्यमों के रूप में, मुझे लगता है शब्द और आवाज़ दोनों की साझेदारी में हमारा ये माध्यम क्या काम करता है, मुझे लगता है कि इसे बहुत बुनियादी अर्थों में देखने समझने की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को विस्तार दूँ, केदारनाथ सिंह हिंदी के बहुत ही वरेण्य कवि रहे हैं, भारतीय ज्ञानपीठ से उन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी एक कविता का अंश है कि जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ, दुखने लगती है मेरी आत्मा, ओ मेरी भाषा मैं लौटता हूं तुम में। ये जो कसक है, जो बेचैनी है, जो अभिव्यक्ति की तड़प है, मुझे लगता है कि हमारे आदि पुरुष के भीतर कभी इसने अंगड़ाई ली होगी। और तब ऐसा हमारा विश्व कवि जब कहता है कि जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा, तब मैं भाषा के पास लौटता हूँ। ये भाषा हमें विरासत में मिली है, लेकिन ये भाषा आई कहाँ से है, इसके पहले भी मुझे लगता है कि और सोचने की ज़रूरत है, एक परत नीचे जाकर। और आप सब जानते हैं कि प्रथम श्रुति ओंकार है। इस सृष्टि का जो आविर्भाव है वो ध्वनि से हुआ है, नाद से हुआ है। इसलिए भाषा का भी जो आविष्कार हुआ, उसके पहले इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जो बुनियादी तत्व था वो ओंकार था, वो ध्वनि थी। इसलिए भाषा के आने के पहले भी हमारे पास साउंड था। इसलिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसके पहले ये जांच लेना बहुत ज़रूरी है कि संसार में जो बड़े संवादों का घर है, रंग महल है, इसे सबसे पहले देखा जाना ये ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो आवाज़ों में कर रहे हैं, यानी कि संवाद की जो बुनियादी पीठिका है वो ध्वनि है। इसलिए कहते हैं कि ध्वनि भाषा की मातृभूमि है और भाषा विचार की पृष्ठभूमि है। इसलिए जो महान वाचिक परंपरा, हमारी ज्ञान की परंपरा दो माध्यमों में फलित हुई है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी ज्ञान परंपरा दो माध्यमों में फलित हुई है, एक वाचिक माध्यम है और दूसरी शब्द के माध्यम से, लिखित माध्यम में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आई? वाचिक परंपरा आई। संवाद के कौशल को समझने के लिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वाचिक परंपरा से चलकर आई है वेद। हमारी ऋचाएँ, हमारे ऋषियों ने पहले कागज़ पर उतारी नहीं थी, ताड़पत्रों पर बाद में लिखने का क्रम शुरू हुआ। सबसे पहले तो जो अनुभव हुआ, इस सृष्टि को देखकर जो आविर्भाव हुआ उसे कह दिया। तो कहा गया शब्द ही यात्रा करते करते, हजारों साल की यात्रा करते हुए आगे बढ़ता रहा, समाज को संबोधित करता हुआ आगे बढ़ा। इसलिए हमारी जो महान वाचिक परंपरा जो शब्द के साथ आगे बढ़ती रही, ध्वनि के साथ आगे बढ़ती रही। कबीर कहते हैं कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने तो कभी स्याही को हाथ नहीं लगाया, कभी कागज़ मेरे पास नहीं आया। मैंने तो जो मेरे अंतःकरण में उपजा वो मैंने कह दिया। ये कहा हुआ शब्द हजारों साल की यात्रा करते करते और आज तक भी हमारे अंतःकरण में, हमारी स्मृति में व्याप्त है। तो इसकी वजह क्या है?
क्योंकि इस पर ऊर्जा है। शब्द बुनियादी तौर पर ऊर्जा है, इस ऊर्जा को समझने की हमें ज़रूरत है। क्या वजह है कि प्रहलाद सिंह टिपाणिया कबीर को गाते हैं और वही कबीर को लेकर जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं कैलिफोर्निया की, और वहाँ पर जब गाते हैं तो वो शब्द शायद बाद में समझ में आए होंगे, लेकिन वो जो अंतर्ध्वनि थी उन शब्दों के पीछे कबीर की, वो वहाँ के बैठे विद्यार्थियों को समझ में आई। और वहीं से लिंडा हेस नाम की एक शोधार्थी आकृष्ट होती है और मालवा की पूरी कबीर गायन की परंपरा पर महान शोध करती है। ये दरअसल शब्द के भीतर जो अंतर्निहित जो साउंड है, जो ध्वनि है, इसे मुझे लगता है कि ठीक से समझने की ज़रूरत है। इसलिए शब्द हजारों वर्षों की जो सांस्कृतिक यात्रा करते हुए हमारे पास पहुंचा है, उसके पास वो वाचिक शक्ति थी। मुझे लगता है कि जब हम संवादों के माध्यम में काम करने के लिए जा रहे हैं, तब आप सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शब्द दरअसल अपनी वाणी के साथ एक आंतरिक अभिनय करता हुआ समाज के पास पहुंचता है। इसलिए शब्द आपके पास है, ध्वनि भी आपके पास है, लेकिन आपके पास बोलने की लियाकत नहीं है, यदि कौशल ठीक से नहीं है तो फिर शायद वो शब्द नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि शब्द कहा तो गया, बोला तो गया, लेकिन कहा नहीं गया, कहा गया लेकिन पहुंचा नहीं। तो फिर इस बोलने का अर्थ क्या है? इसलिए बोला हुआ शब्द कहे में तब्दील तब होगा जब आपके जीवन में वो शब्द होगा। इसलिए शब्दों को आप उसके पूरे गुलगोत्र के साथ समझिए। कोई शब्द दरअसल निकला कहाँ से है? मैं संवाद शब्द को ही समझ रहा था कि मुझे संवाद पर बात करनी है, तो मैं संवाद के बारे में कह रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले ये समझना चाहिए कि संवाद में अपनी खुद की अपनी ध्वनि क्या है। सम और वाद से मिलकर संवाद बना है। वद हमारी संस्कृत की धातु है और हम सीधे वदन यानी कि हम जब बोलते हैं तो इस बोलने के साथ में क्या हुआ, सम शब्द जुड़ा है। यानी हमारा बोलना यदि एक समीकरण के साथ नहीं पहुंचा, उसने तादाद में अगर स्थापित नहीं किया, तो हमारे इस बोलने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए संवाद का जो बुनियादी अर्थ है वो ये है कि दरअसल जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले के साथ, यानी कि जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके अभिष्ट के साथ एक रिश्ता बनाए। इसलिए जिस माध्यम में आप काम करने जा रहे हैं उसमें संवाद की बहुत अहमियत है। पत्रकारिता की भाषा है संवाददाता। ये संवाददाता शब्द को कभी समझा है आपने? आप जिस पेशे में जा रहे हैं उसको समझिए पहले आप। ये जो मैंने आपको कहा कि पहले समझिए, आप जो कहने जा रहे हैं वो पहुंचना आपके लिए चुनौती है। इसलिए इस तरह से आप संवाद बनाएं, इस तरह से लिखने की प्रक्रिया में आए कि आपका लिखा हुआ भी वहाँ ठीक से पहुँचे, आपका बोला हुआ भी ठीक से पहुँचे। इसलिए आपको सबसे पहले तो इस बात की जांच करना ज़रूरी है कि आपके पास जो भाषा आ रही है, जो शब्द आपके पास में आ रहे हैं, उनके निहितार्थों को अगर आपने ठीक से नहीं समझा है तो उस शब्द का उपयोग करना आपके लिए बेमानी होगा। इसलिए सबसे पहले इस बात को जांचिए कि आपके पास कोई भी शब्द आ रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। अभी कहा गया कि बहुत कविताएं पढ़ी जाएं, बहुत अच्छा साहित्य पढ़ा जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेर नाथ के निबंधों को पढ़ा जाए, माखनलाल जी की कविताओं को भी आप पढ़ने के क्रम में आएंगे ही। लेकिन आपको ये समझना आवश्यक है कि माखनलाल जी ने इस कविता में इन शब्दों को रखते हुए दरअसल क्या कहना चाहा है। तो इन बिटवीन जो अर्थ होते हैं उनको आपको समझने का एक कौशल, एक इल्म आपके पास में होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि शब्दों को ठीक से समझिए, शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक से सीखिए। अगर आपने सही जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो निश्चित रूप से वो शब्द, वो बात जो आप कहना चाहते हो वो ठीक से नहीं पहुँचेगी। मैं अक्सर ही जब संवाद पर और उद्घोषणा कला पे बात करता हूँ तो अपने अनुभव से मैं हमेशा ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक ही शब्द के कितने सारे और पर्यायवाची हैं, लेकिन क्या मैं कहीं भी कोई शब्द लगा दूँ? जैसे मैं पिछली बार ही बच्चों से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि पानी के कितने सारे हमारे पास पर्यायवाची हैं। हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं, लेकिन कहाँ पर आप पानी कहेंगे लिखते समय, कहाँ आप नीर कहेंगे, कहाँ आप जल कहेंगे, ये आपको तय करना है। शहर में पानी का संकट है तो आप कहेंगे जल संकट ठीक रहेगा, लेकिन आप कहेंगे कि नीर का संकट है तो शहर में नीर का संकट है, तो क्या आपको लगा कि ठीक लगाया आपने? नहीं, नीर शब्द तो बिल्कुल छायावादी पूरी की पूरी परंपरा से आया हुआ शब्द है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी कहती है, वहाँ नीर बिल्कुल ठीक लग रहा है क्योंकि करुणा और संवेदना के अर्थ में उसका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर आप जल संकट की बात करेंगे तो जल शब्द ही वहाँ पर ठीक होगा।
विश्वास है, यकीन है, भरोसा आपके पास में। कहाँ भरोसा कहेंगे, कहाँ यकीन कहना है, ये आपको तय करना है। इसलिए शब्द के कुलगोत्र को ठीक से समझने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। आप समझिए पहले, इसलिए भाषा आपके पास आएगी। आपने किसी का सुना हुआ शब्द इस्तेमाल कर दिया, लेकिन नहीं, पहले उसका मनन करिए। एक चित्रकार जो रंगों के माध्यम में काम करता है, वो सारे रंगों को समझता है कि हरे का क्या अर्थ है, पीले का क्या अर्थ है, लाल का क्या अर्थ है, सफ़ेद का क्या अर्थ है, कहाँ पर कौन सा रंग कितना लगाना है। मुझे लाल भी लगाना है तो चटक लाल लगाना है, या मुझे उसमें से 50% लाल का इस्तेमाल करना है। मुझे पीला लगाना है तो कितना लगाना है। हरे के पास पीला ठीक लगेगा, हरे के पास नीला ठीक लगेगा क्या? नहीं। रंग खामोशी में कह देंगे नहीं, इसे निरस्त करिए, मुझे नीले के पास हरे को नहीं जाना है। ये जो संगति एक चित्रकार जब बनाता है तो दरअसल वो उन रंगों को ठीक से समझता है। आप भी दरअसल भाषा में काम करने जा रहे हैं। आप भी अपनी जब इबारत पूरी की पूरी लिखने की तैयार करेंगे, तब आपके पास में जो शब्द होंगे, कई शब्द आपके पास हो सकते हैं, कौन सा पड़ोस में शब्द ठीक सा लगाना है, ये आपको जांचने की ज़रूरत है। हमारे पास कविता के कितने सारे चेहरे हैं। हिंदी के जो विद्यार्थी वो जानते हैं कि हमारे पास भक्ति काल की कविता की तासीर कुछ और थी, रीतिकाल की कविता की तासीर कुछ और थी, और स्वाधीनता आंदोलन में अलग जगाने वाली कविता की तासीर कुछ और थी। जब बालकृष्ण शर्मा नवीन हमारी मालवा की भूमि से उठकर हिंदी में हुंकार भरते हैं तो कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। और माखनलाल जी जब अपनी कविता में कहते हैं, आग अंदर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। लेकिन रीतिकाल का पद्माकर जब कहता है तो कहता है, कूलन में केलिन, कछारन में कुंजन में, पानन में पिकन पलास पगन थे, चह चही चहल चहुदा चारू चंद्र ने की चंद्र के चुनी ने चौंकन ये चढ़ी आज। अब ये जो अलंकारिक भाषा ये रीति काल में शोभायमान थी, ये वहाँ से चलकर आई जब राज दरबारों में, राज दरबार के कवियों को कहा जाता है कि आप कितनी प्रांजल और लालित्यपूर्ण अलंकारिक भाषा में काव्य पद रच सकते हैं, तो वो एक होड़ के साथ ऐसी कविता परवान चढ़ी। लेकिन उसके बाद के परवर्ती काल में जो कविता पहुंची, जब छायावाद की कविता की बात करते हैं तो हमारे प्रसाद पंत, निराला महादेवी अलग तरह की कविता लिखते हैं। उस कविता की तासीर को भी आपको समझने की आवश्यकता है। और जब महादेवी वर्मा जब वसंत की कविता लिखती हैं, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रचनी, अब ये जब कविता रचती हैं वो, तो महादेवी का एक अलग लालित्य दिखाई देता है। जब प्रसाद कामायनी रचते हैं तो कामायनी में कुछ अलग तरह से बात कहते हैं, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ये जो कविता के माध्यम से जो भाषा हमारे पास पहुंची है, दरअसल मुझे लगता है कि ये हिंदी की यात्रा भी है, ये शब्द की यात्रा भी है। और आप सब यदि हिंदी पत्रकारिता में अपने पूरे के पूरे इस व्यवसाय में ढलकर एक अच्छा व्यक्तित्व धारण करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमारी इस भाषा को समझना जरूरी है। इसी तरह से हमारे गद्य की भाषा भी अलग तरह से पहुंची। माखनलाल जी कविता में आते हैं तो अलग तरह से बात करते हैं, लेकिन माखनलाल चित्रवर्ती जब अपने निबंध लिखते हैं तो उनकी भाषा की तासीर कुछ और हुआ करती है। ये जो फर्क है, आप काव्य में प्रवेश करते हुए कैसी संवेदना में भरकर बात करते हैं, आप जब निबंध लिखते हैं, आप जब संपादकीय लिखते हैं, तो वो गद्य की त्वरा क्या हो सकती है, उसका तेवर क्या होता है, उसको देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भाषा आपके लिए निश्चित रूप से बड़ा अर्जन है, बड़ी संपदा है। और भाषा को ठीक से समझने के लिए आपको हमारी पूरी की पूरी जो शब्द की जो सांस्कृतिक यात्रा हजारों वर्षों में होती रही है, मुझे लगता है कि उसको ठीक से देखने की ज़रूरत है। आप अपने वक्ती दौर की भाषा को भी पहचानिए, कहाँ जा रही वो भाषा। कल कुमार विश्वास जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दरअसल लोग की अभिरुचि के नियंता तो हम हैं। ये हमने मान लिया है कि सस्ती और बहुत ही हल्की लोकप्रियता के पास समाज अपने आप चला जाता है, लेकिन हम हैं जो उस भाषा के संस्कार को अक्षुण्ण रखने का काम करते हैं। मैं जब जाता हूँ विभिन्न मंचों पर उद्घोषणा करने के लिए, मेरी लगभग 30-35 वर्षों से मंच पर उद्घोषणा की भाषा वही है जिसमें अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे किसी राजनेता ने ये नहीं कहा कि तुम कैसी भाषा बोलते हो। मुझे कभी किसी संगीतकार ने ये नहीं कहा कि आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं। किसी आयोजक ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं इसी भाषा में बात करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी कि कल कितने सारे विद्यार्थी बाद में आकर मुझसे मिले,
तो ऐसा तो नहीं था कि मेरी ये जो भाषा मैंने अपने पूर्वजों से अर्जित की है, अपनी स्मृति और ज्ञान से अर्जित की है, संस्कार और अभिरुचि से अर्जित की है, वो ऐसी भाषा है जिसको मैं क्षण भर में कि ये समाज चाह रहा है तो मैं इसको त्याग दूं, नहीं। इसे हजारों वर्षों के चिंतन मनन के बाद हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा ने हम तक पहुंचाया है। इसीलिए तो विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में जाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो हमारे प्रवचनकार, हमारे कथावाचक अपनी शैली में हम सब तो पहुंचाते हैं। आपने अवधेशानंद महाराज जी को कभी सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊंचा कीजिए। ठीक है, कम हाथ उठे हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप उनको ज़रूर सुनिए। जिस तरह की हमारी पूर्ति भारतीय आत्मा को पहचानते हुए जिस तरह से वे इस प्रांजल पवित्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सीधे अंतःकरण में जाकर वो बसती है। और चूंकि ध्वनि ऊर्जा है, बोला हुआ शब्द ऊर्जा है, और आप यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप सब जानते हैं कि एनर्जी नेवर डाइज, ऊर्जा कभी मरती नहीं है। ऊर्जा के अविनाशिता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। वो रूपांतरित हो जाती है, मरती कभी नहीं है। इसलिए जो ध्वनि है, जो सुना हुआ शब्द है, वो कभी व्यर्थ जाता नहीं है, वो आपकी स्मृति में ठहर जाता है। और उसका जो असर है वो आपके पास, आपको नहीं मालूम कि कब कोई शब्द सुना हुआ अचानक जागृत होगा। इसलिए अच्छी भाषा अर्जित करने के क्रम में अच्छा पढ़ें, लेकिन उतना ही सुने। कमल शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। ये रेडियो के बड़े उद्घोषक हैं, मेरी प्रिय आवाज़ हैं। मेरी कई सुबहें तो दरअसल कमल शर्मा की आवाज़ के साथ ही हुई हैं। तो मैं ये पाता हूँ कि कमल शर्मा के विविध भारती पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनकर दरअसल मुझे बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली। मैं नई जिज्ञासा से भर के रेडियो को सुनता हूँ। बहुत सारी बातें मुझे नहीं मालूम गुलजार साहब के बारे में, लेकिन मुझे उनके उस पूरी के पूरी फीचर को सुनते से मालूम पड़ता है कि मैं ये तो जानता था पर ये नहीं जाना। और वो मैंने सुना, और सुना हुआ मेरी याददाश्त में ठहर गया। और जब ठहर गया तो मैं उसको कभी भी जब मौका आता है तो वो शब्द अचानक मेरे भीतर जागता है, आँख खोलता है, और वो शब्द मैं आप जैसे लोगों तक पहुंचा दिया करता हूं। ये जो आपके सुना हुआ जो शब्द है उसका असर कुछ और होता है। इसीलिए मैं वाचिक परंपरा की बात करता है। आप देखिए कि लोक गीतकार कितने सारे हुए, कितने लोक गायक हैं। आपने बहुधा लोक गायकों को गाते समय डायरी रखते हुए नहीं देखा होगा। मालिनी अवस्थी सैकड़ों गीत गाती है, कभी डायरी उसके पास नहीं है। शारदा सिन्हा को मैंने घंटों सुना है, मैंने कभी नहीं देखा शारदा सिन्हा जी ने हाथ में डायरी रखी हो। ये कहाँ से आया उनके पास? मेरी माँ 90 बरस की हुई और हजारों लोकगीत उनको अपने निमाड़ के जनपद के याद थे। बस हम कह भर देते थे, किसी प्रसंग का उल्लेख करते थे और बस वो लोकगीत गाना शुरू करती थी। माँ के पास कभी कोई डायरी नहीं रही, हमारे पास ज़रूर रही बाद में। ये दरअसल स्मृति में ठहरा हुआ जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप दत्तचित्त होकर सुनने का संस्कार अर्जित कीजिए। आपके पास जब शब्द होंगे तो शब्द को बोलने का कौशल आएगा। बोलने का कौशल अगर आपके पास आएगा तो जिस पेशे में आप हैं वो पेशा आपको सरल लगेगा। आप जब किसी के साथ इंटरव्यू करने जाएंगे, साक्षात्कार करने जाएंगे, आप जब किसी से कोई बाइट भी लेने के लिए जब आप जाते हैं तो आप दरअसल बात कैसे करते हैं उससे? आप अहंकार से भर के कि आप किसी अखबार के नुमाइंदे हैं और आपने बिल्कुल अहंकार से एक मोटी आवाज़ में कहा, आई एम फ्रॉम सर, मुझे आपसे बात करनी है। तो वो जो बुज़ुर्ग है, वो जो अनुभवी व्यक्ति है, वो दरअसल आपकी पूरी इस भाषा, भंगिमा और मुद्रा को देखकर सबसे पहले ये जांच लेगा कि आप कितने अहंकार से भरे हुए संवाददाता हैं। इसलिए आप कैसे पेश आए हैं। भाषा है आपके पास ध्वनि भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। मेरी किताब है सफ़र आवाज़, विजय मनोहर तिवारी जी ने बड़ी डूब कर उसकी समीक्षा लिखी है और वो 3 बरस पहले आई, तीसरा संस्करण उसका आ गया। 40 मूर्धन्य साहित्य और कला की विभूतियों से मैंने उसमें साक्षात्कार किए। उन दिनों मैं दैनिक भास्कर और नई दुनिया में काम किया करता था, तो जो ज़रूरी होता था मुझे लगता था वो तो मैं अखबार के लिए इस्तेमाल करके उन संवादों को लिख देता था। लेकिन बरसों मेरे पास वो बड़े बड़े संवाद रखे रहे। जब कोरोना काल आया तो मैंने उन फुर्सतों में उनको फिर से खंगाला, बहुत सारे कैसेट्स निकाले और फिर उनको लिपिबद्ध किया। कहने ये जा रहा हूँ कि उसमें महाश्वेता देवी का साक्षात्कार भी है, उसमें गोपाल दास नीरज का भी है, उसमें नौशाद साहब का भी है, उसमें जावेद अख्तर का भी है, उसमें हबीब तनवीर का साक्षात्कार भी है। ये तमाम साक्षात्कार मैंने लिए। 2-2.5 घंटे तक लंबी बातचीत मैंने की और बातचीत जब शुरू हुई और जब मैं उनसे समय
लेने के लिए जब जब मैंने गुहार की, तब अक्सर उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा कि बस 15 मिनट का समय है भाई, जो पहले से तय करके आइए। मैं उनके पास गया और मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 15 मिनट का वो साक्षात्कार, जो कल्पित साक्षात्कार है, वो 1.5, 2, 2.5 घंटे तक लंबा पहुंच गया। महाश्वेता देवी का एक किस्सा जरूर सुनाना चाहूँगा और उसके बाद मुझे लगता है मेरा समय समाप्त हो रहा है। महाश्वेता देवी आप सब जानते हैं कि एक बड़ी लेखिका, उपन्यासकार रही। आदिवासियों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया और उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। वो यहाँ 3 दिनों की यात्रा पर आई। मैं ही उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, पर मेरी गरज ये थी कि मैं उनसे लंबा साक्षात्कार करूँ। पहले दिन कहा कल बात करेंगे, शाम को बात करेंगे। आज मैं दिन में व्यस्त हूँ। आखिरी दिन आ गया और बस उनको जाना था। ज्ञानेश चौबे उनके साथ आए थे और उन्होंने कहा यार दीदी ही अपनी इच्छा से बात करेंगे। जब मैं दोपहर में पहुंचा, उन्होंने कहा कि तुम होटल पलाश में दोपहर में आओ। मैं दोपहर में गया तो थकी मांदी कमला प्रसाद जी के पास निराला नगर में दोपहर का भोज करके लौटी थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब अगली यात्रा में बात करेंगे। मैंने कहा कि अरे मैं तो 3 दिन से बहुत ही व्यग्र हूँ आपसे बातचीत करने की। दीदी 10-15 मिनट ही सही आप बात कर लीजिए, तो मैं गोली लेकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, 4 बजे बात करेंगे। मैं सुबह से मुंतज़िर था उनसे मिलने का। मैं रुका रहा। 4 बजे जब वो उठी तब भी उन्होंने कहा मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं तो लेटे लेटे बात करूँगी। मैंने कहा कि शर्त मेरी भी एक है, आप लेटे लेटे बात करिएगा, लेकिन मैं आपके पांव दबाते हुए प्रश्न पूछूंगा। आप यदि मैं इस अहंकार से भर के कि मैं नई दुनिया की ओर से आया हूं और मुझे बातचीत करना है और मैं एक अलग तरह से भर कर उनसे अहंकार में भर के बात करता, लेकिन मैंने कहा इतनी बड़ी लेखिका, इतनी बड़ी उपन्यासकार, समाज सेविका से मैं बात कर रहा हूँ, ये तो उनका हक है कि वो किस तरह से बात करें। लेकिन मैंने अपने तमाम उस पत्रकारिता के अहंकार को किनारे रखते हुए ये तय किया कि मैं उनके पांव दबाऊंगा। मैं प्रश्न करता रहा। वो 2.5 घंटे का लंबा इंटरव्यू अहर्निश पूरा का पूरा वैसा का वैसा अविकल उस किताब में छपा है। मेरा कहने का अर्थ ये है, आप अपनी बात को कैसे रखते हैं, कैसे मनवा लेते हैं, ये दरअसल आपके पास यदि वो संस्कार है, शब्द है लेकिन संस्कार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में अगर आपके ठीक से शब्द नहीं आया है तो जुबान पर भी ठीक से नहीं आ पाएगा। शब्दों को जीना पड़ता है। आपने पूर्वा से फूटती हुई उस सूरज की रोशनी को अगर नहीं देखा है, तो उस लालिमा को अगर आपने आत्मसात नहीं किया है, ढलती हुई सांझ की गोधूली के वक्त को आपने नहीं देखा है, आप गोधूली का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप उषा को कैसे कह सकते हैं? आप भोर को कैसे अनुभव कर सकते हैं? इसलिए पहले जीवन में डूबिए, उतराइए, अनुभव से गुजर जाइए, बहुत सारे लोगों से बात करिए, शब्द से, आवाज़ों से प्रेम करिए। दरअसल यही आपकी मूल संपदा होगी, यही आपके व्यक्तित्व का आभूषण होगा। अनुभूति की तरंगें तो हर चित्त में उठ सकती हैं, पर अभिव्यक्ति के तीर्थ हर किसी को नहीं मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।